अगर हम बात करें कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब कंपनीज की, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर हम कंपनीज की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने पहले भी पढ़ा होगा, हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं, हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज होते हैं, हमारी चार्टर्ड कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो वो हम इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर बता सकते हैं कि कितने तरीके की कंपनी है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेंबर्स के बेसिस पर कितने तरीके की कंपनी होती हैं। जैसे कि मेंबर के बेसिस पर हम बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी होती है, नंबर 2 पब्लिक कंपनी होती है, नंबर 3 ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक कंपनी में आपके 7 मेंबर्स चाहिए। ओके, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल है। ये सब जो मैंने आपको बताया ये CSEET में पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ये सब बेसिक था, जीरो बेसिक जिसे हम बोल सकते हैं। अब हमें उन सब की कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। जैसे कि स्क्रीन पे सबसे पहले हमने देखा प्राइवेट कंपनी। जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं तो पब्लिक कंपनी में साफ लिखा है पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो समझने की जरूरत है कि प्राइवेट कंपनी एक्चुअल में क्या होती है और प्राइवेट कंपनी होती क्यों है और प्राइवेट कंपनी बनती कैसे है, और एज ए कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो तो आप अपने क्लाइंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स भेजेंगे कि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, हमें ये सब चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आज के सेशन में समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहली चीज, प्राइवेट कंपनी जो डिफाइन की गई है दैट इज टू बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68। ये जो आपकी डिफाइन है ये सेक्शन नंबर 2 में है और क्लॉज नंबर 68 में। तो आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 68। इसी सीरीज में मैं आपको 4 सेक्शन बैक टू बैक याद कराऊंगी, क्योंकि कई बार ये होता है क्या मैम सेक्शन याद करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में जब एज पर सेक्शन आप लिखोगे तो एग्जामिनर गेटिंग सो इम्प्रेस्ड। वो अगर आपको 2 नंबर दे रहा होगा तो 3.5 नंबर देगा, क्योंकि इसको लगेगा इसके पास दूसरों से कुछ ज्यादा है। गॉट द पॉइंट? तो मैं आपको सीरीज में ना 4 सेक्शन याद कराऊंगी। अब जो टाइम है, इट्स अ एरा ऑफ टेक्निक, इट्स अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इट्स नॉट अ एरा ओनली ड्यू टू हार्ड वर्क। आप खाली मेहनत करोगे सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत के साथ टेक्निक्स के साथ मेहनत करोगे सफलता जल्दी मिलेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। अगर हमारे देश की लड़ाई हो जाए तो क्या हम पुराने टाइम की तरह जैसे कारगिल युद्ध हुआ था ऐसे लड़ाई करेंगे? टेक्नोलॉजी से लड़ाई करेंगे, टेक्नोलॉजी से। ये खाली मेहनत करते रहेंगे कि जाओ भाई मारो, जाओ भाई मारो, हम फेल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई में भी आज से 15 साल पहले जो पढ़ाई थी और आज जो पढ़ाई है दोनों में डिफरेंस है। इट्स अ टाइम, इट्स अ न्यू एरा, इट्स अ न्यू इंडिया, इट्स अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए आसान टेक्निक्स बना रखी है ताकि बच्चे याद भी कर लें और उनके दिमाग पर भी जोर ना पड़े। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं एक साथ आपको 4 सेक्शन याद कराऊंगी, बस आपको एक स्टोरी फॉर्मेट समझना है। मैं आपके सामने बोल रही हूं कंपनी सेक्रेटरी, फिर से सुनना, कंपनी सेक्रेटरी, ध्यान देना मेरी बात पर। पहले हम 3-4 सेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शंस पढ़ेंगे। कंपनी सेक्रेटरी जानते हो कौन से सेक्शन में डिफाइन है? CS। अच्छा, CS के बारे में कुछ जानते हो? मैम अभी तो फिलहाल हम बस एक ही चीज जानते हैं कि हम CS कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, क्या कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन या रोल पता है क्या होता है? देखो CS 2 तरीके से काम करता है, बहुत शॉर्ट में बता रही हूं। या तो आप आफ्टर क्वालिफाइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स आप किसी कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट होंगे। व्हाट आई मीन बाय कंप्लायंस ऑफिसर? जो लॉ को कंप्लायंस करते हैं, जितने एप्लीकेबल लॉज होते हैं उनका पालन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कंप्लायंस ऑफिसर। आर यू गॉट द पॉइंट? या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना ही ऑफिस सेटअप कर सकते हो, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। क्या बोला फिर से बताइए? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आइदर यू गो फॉर होल टाइम CS जॉब, होल टाइम CS मतलब किसी भी कंपनी में आप CS अपॉइंट हो जाते हो, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? अब बिल्कुल ध्यान से सुनो,
प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर, मेरे साथ साथ बोलना है, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी बनाते हैं। अब फिर से समझेंगे हम, मेरे साथ साथ बोलिए, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी बनाते हैं। मैम फिर से एक बार लास्ट टाइम और, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी बनाते हैं। अब ये है क्या? दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली। प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एंड क्लॉज नंबर 68। वन इज अ वेरी कॉमन थिंग, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में, तमाम डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन है। ओके, अब हमें जब भी कभी मैं आपसे बोलूं डेफिनेशन, आपके माइंड में क्लिक हिट हो जाना चाहिए सेक्शन नंबर 2। ओके, सेक्शन 2 को और डिटेल में जा रही हूं मैं, सेक्शन 2 को इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, मैंने क्या बोला? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब इसे इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ, लॉ को पढ़ना। जब भी कभी किसी भी एक्ट में जनरली सेक्शन नंबर 2 रहेगा तो उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्यों? जब मैं आगे चल के बोलूंगी एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो, तो यहां कंपनी का मीनिंग उठाएंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। कहां से उठाएंगे जल्दी बताओ? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। मैं बोलूंगी एवरी प्राइवेट कंपनी, तो इसको कहां से उठाएंगे? इंटरप्रिटेशन क्लॉज, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हमने यहां पे कहा कि प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एंड क्लॉज नंबर 68। ठीक है बच्चों, 6 और 8 दो को मिला के बनी है, 6 और 8 छटनी। छटनी मीन्स होता है कम करना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? कम करना। और प्राइवेट कंपनी में कम मेंबर्स होते हैं एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। तो 6 और 8 याद रहेगा। सेक्शन 2 कॉमन है, 68। अब देखिए हमने स्टोरी क्या पढ़ी? प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी बनाते हैं। सेक्शन फिट करते जाओ। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के क्या थे? प्रमोटर, तो 69। देन क्या इशू करेंगे? प्रॉस्पेक्टस, तो क्या हो जाएगा? 70। और क्या बनाएंगे? पब्लिक कंपनी, तो हो जाएगा 71। दिस इज अ टेक्निक हाउ टू लर्न द सेक्शंस। तो 68, 69, 70 एंड 71। यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एंड क्लॉज नंबर 71। पब्लिक कंपनी, ठीक है ना? तो पब्लिक कंपनी जो डिफाइन है वो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71। प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68। क्लियर हुई बात? अब बच्चों बिल्कुल आम भाषा में, आम तरीके से हम ये मानते हैं, मैं ऐसा फील कर रही हूं कि मैं एक लेमैन हूं और आप सब कंपनी सेक्रेटरी हो और मुझे जी एक कंपनी बनवानी है। मैं बिल्कुल आम सादे भाषा में, साधारण लैंग्वेज में आपसे बोलती हूं कि मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और एक कंपनी बनवानी है। तो आपके पास में ऐसे क्लाइंट पहुंची, अब आपको मुझे हैंडल करना है, टैकल करना है और रिटेन करना है, जाने नहीं देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप मुझसे क्या पूछोगे? मतलब आपका क्या आंसर होना चाहिए? सोचिए, क्योंकि यहां पे ना जब तक चीजों को एनालिसिस नहीं करेंगे, खाली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा जी मैं एक आम इंसान हूं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे कंपनी बनवानी है। अब बताओ आप कौन सी कंपनी बनाना पसंद करोगे? बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझसे क्या पूछोगे? जी आपका बिजनेस क्या है? आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस का स्केल क्या रहेगा? लेवल क्या रहेगा? कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? पैसा कितना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? दायरा कितना रखोगे? उसी के हिसाब से मैं तय कर सकता हूं कि सर आपकी कौन सी कंपनी बनानी है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब हमने कहा जी अभी फिलहाल कंपनी स्टार्ट करनी है बड़े विजन के साथ। विजन बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, लेकिन फिलहाल बिजनेस स्टार्ट करना है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इट्स बेटर कि आप बिजनेस भी करो और आपके ऊपर कंप्लायंसेस का बर्डन भी कम रहे।
क्योंकि कंपनी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप सबको पता होगा कि कंपनी बनाना इज एन इजी टास्क, लेकिन कंपनी खत्म करना इज अ वेरी टफ टास्क। क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब अगर एक बार आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी तो उस कंपनी को कौन चलाएगा? आप चलाओगे, आपके बच्चे चलाएंगे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे भी कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, आपने ऐसा बिजनेस सेटअप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर एक छोटा बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेगा या कंप्लायंसेस पे? क्योंकि कंपनी का एक कहना है कि एक चीज ध्यान रखना, तुम इनकॉर्पोरेट तो कर रहे हो लेकिन कंपनी चलेगी कैसे? एज पर लॉ। कंपनी बनेगी कैसे? एज पर लॉ। और कंपनी बंद कैसे होगी? मैंने हाथ खड़े कर दिए जी। जी मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं तो भाई बिजनेस पे ध्यान दे सकता हूं, बाकी की चीजें इतनी स्ट्रेस नहीं ले सकते। आपने कहा जरा ठहरो, एक बात तो समझो कि क्या कि आप ये समझिए कि आप आज ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फ्यूचर में बिजनेस चले ना चले इस चीज की क्या श्योरिटी है? फ्यूचर में कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो बिजनेस इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। भविष्य में कोई चांसेस नहीं है, चल भी सकता है और चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। अब ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? आप उनके मन में बात डालोगे कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे, अगर पार्टनरशिप में जाओगे तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट हुआ सर तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं, और लॉसेस हुए तो घर का सामान भी चला जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में सबसे बड़ा फायदा है कि प्रॉफिट हुआ तो आपकी जेब में और लॉस हुआ तो कंपनी की जेब में। उन्होंने कहा बात तो बहुत पते की है कि सर इसी चीज के तो पैसे, नहीं तो हम भी आपके जैसे। समझिए जरा बात को कि क्या कि आप सर कंपनी बनाओ, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो डर लग रहा है कि क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। इसमें हम बोलेंगे सर हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपकी ऐसी कंपनी बनाएंगे कि आपके दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। अब दोनों हाथों में लड्डू क्या समझे आप बताइए जल्दी से? कि आप बिजनेस भी कंपनी के फॉर्म में करोगे और कंप्लायंसेस भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हमने पूछा ये कैसे पॉसिबल है सर? अभी तो आप बोल रहे थे कि कंपनी बनाना मतलब कंप्लायंसेस ऑफ लॉ है। हमने कहा ये सब हमारा काम है, आप हमारे ऊपर छोड़ दो, इसकी टेंशन मत लो, आप बस अपने बिजनेस पे ध्यान दो कि सर कंप्लायंसेस की हम है ना, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। जब तक आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं जाता तब तक स्ट्रेस मत लेना कि क्या कि हाँ कि सच्ची कि मुच्ची। आगे कहते हैं खाओ भगवान कसम कि भगवान कसम, आप बिजनेस स्टार्ट करो बस। तो यहां पे क्या होता है कि 10 करोड़ अगर किसी का टर्नओवर है तो क्या वो छोटा बिजनेसमैन है? ऐसी स्थिति में तो वो सीएस भी अपॉइंट कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसने अभी 1 लाख से शुरुआत करी है और उससे कहा जी 20,000 रुपए महीना आपका कंप्लायंसेस है, वो हाथ जोड़ लेगा नहीं जोड़ लेगा, बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है। हमें यहां पे एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस सीखना है जो इन फ्यूचर हम ये समझ सके कि है क्यों और है क्या। कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस है, 470 सेक्शंस है, ऑल सेक्शंस आर एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। अब यहां पे इंडिया के अंदर जब कंपनी एक्ट ड्राफ्ट किया गया तो उन्होंने कैटेगराइजेशन किया 2 कैटेगरी में। कहा जी एक होगी प्राइवेट कंपनी, दूसरी होगी पब्लिक कंपनी। अब हमने कहा इन दोनों में अंतर क्या होगा? कि देखिए अंतर सिर्फ इतना होगा कि पब्लिक कंपनी आम जनता से पैसे इकट्ठे कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती। अब यहां पे भी एक बात आती है, गवर्नमेंट की कोशिश थी कि छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करे। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ कि छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी किस फॉर्म में बिजनेस करे? कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करे। अगर छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करेगा तो एक बात तो साफ है कि वो कंप्लायंसेस चेक करेगा, सर जी कितने हैं। तो इन्होंने कहा अगर पब्लिक कंपनी में कोई बिजनेस करता है तो कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है और कभी भी कोई शुरुआत पब्लिक कंपनी से नहीं करेगा, ठीक है। और जब वो पब्लिक कंपनी में करेगा तो उसकी पॉकेट अलाउ करेगी कि वो कंप्लायंसेस कर सके, ठीक है बच्चों। अब प्राइवेट कंपनी में आते हैं। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी में भी सूटेबिलिटी बनाई कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करता है तो उसे ओपीसी में लेकर आओ।
मेरी बात समझना, मैं बिल्कुल बेस क्लियर कर रही हूं कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस करता है तो वो अकेला पर्सन है, तो उसको किस में कन्वर्ट करो? ओपीसी में। अब मुद्दा ये उठता है, ओपीसी क्या है? ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसका छोटा वर्जन है। सबसे छोटा वर्जन ओपीसी है। मतलब हमारा क्लाइंट अगर बहुत छोटे लेवल पे स्मॉल अमाउंट कैपिटल पे काम करता है तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ओपीसी में। बिजनेस थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर उसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में नहीं लेके जाएंगे, उसे और छोटे लेवल पे रखेंगे, लेकिन ओपीसी से बड़ा, तो बीच का साइज है स्मॉल कंपनी। क्या बोला मैंने, जरा बताइए? स्मॉल कंपनी। मुद्दा ये उठता है, मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछूंगी, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं, बेस क्रिएट कर दो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या ओपीसी पब्लिक कंपनी होती है? बताइए, सोच के बताइए, जल्दी बताओ फटाफट। क्या ओपीसी पब्लिक कंपनी होती? कभी हो सकती है? नहीं। ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। बच्चा ओपीसी पढ़ता रहता है, उसे यही नहीं समझ में आता ओपीसी पब्लिक है या ओपीसी प्राइवेट है। लॉजिक समझो, बेस समझो। तो हमने कहा जी ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है। क्या स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है? आंसर इज नो। स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। हम कह सकते हैं नॉर्मल प्राइवेट कंपनी का स्मॉल वर्जन। सबसे छोटा वर्जन ओपीसी, दूसरे नंबर पे स्मॉल कंपनी, तीसरे नंबर पे प्राइवेट कंपनी, चौथे नंबर पे पब्लिक कंपनी। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, क्या एक ओपीसी स्मॉल कंपनी में तब्दील हो सकती है? बिल्कुल। क्या स्मॉल कंपनी नॉर्मल में जा सकती है? बिल्कुल। क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल। अभी आप टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ोगे, इसके बाद कन्वर्जन सीखोगे। अब ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको अपने क्लाइंट की यही तो काम करने हैं। किसी की ओपीसी इनकॉर्पोरेट करनी है, किसी की कन्वर्ट करनी है। आप यहां ये मत समझो कि आप मुझसे पढ़ रहे इसलिए रहे हो क्योंकि एग्जाम पास करना है। आप ये समझो कि मुझे प्रैक्टिकली यही काम करना है, आने वाली इनकम आपकी इसी से ही होनी है। तो इसका ना बेस से इसको ऐसे मत स्टडी करो कि जैसे आपके ऊपर कोई बर्डन हो। इसे ऐसे समझो जिससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको लेना है और प्रैक्टिकली वो सब काम करना है। ठीक है बच्चों? अब यहां पे कुछ चीजें मैं टेक्निक के थ्रू आपको याद कराऊंगी। याद इसलिए कराऊंगी कि मेन कॉन्फिडेंस आता है रिजल्ट से। एक बार आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आप मोटिवेट हो जाओगे। आपके पास चीजें कितनी भी हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो डिमोटिवेट रहोगे। प्लस अगर हम क्वालिफाइड हैं तो हमारी कोई सुनेगा और पैसे देगा, और क्वालिफाइड नहीं है तो चाहे हमें कितना भी ज्ञान है कोई चवन्नी नहीं देगा, बोलेगा तुम हो क्या। तो सीएस करना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ चीजें ग्रैब करते चलो। ठीक है बच्चों? तो इसीलिए कुछ टेक्निक्स लर्न करने की भी रहेंगी और लर्निंग के साथ साथ आपका बेस क्लियर। 2 चीजें सीख लो, अपने आप पास हो जाओगे। कॉन्सेप्ट्स और सेक्शंस जब पकड़ बन जाएगी, जनरली बच्चे क्लास में आते हैं, क्लास के बाहर चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता उन्होंने पढ़ा क्या है। कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है। मैं ये चाहती हूं कि आप क्लास के बाहर जब जाओ और कोई आपसे उस टॉपिक के बारे में पूछने लगे कि क्या था, तो आप पूरा समझा सको, क्योंकि मुझे उसका आपका बेसिक कंट्रोल करना है। क्लियर होगी बात? अब हम ये समझेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए एज पर लॉ कौन कौन से सेक्शंस का पालन करना पड़ता है। क्या है वो बाद में समझेंगे। बेसिक हमने देख लिया कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, लेकिन 2 चीजें यहां पे हमें समझनी है। 2 पार्ट में हमें यहां पे वर्क करना है। पहला, प्राइवेट कंपनी का पूरा डेफिनेशन का एनालिसिस, और दूसरा बच्चों कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कौन कौन से सेक्शंस हैं जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? अब मैं यहां पे पूरी प्राइवेट कंपनी आपको कंप्लायंस सिखा दूंगी कि आप अगर किसी की प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करो तो आपके टिप्स पे हो कि जी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना। उसे नहीं बताना, क्लाइंट को नहीं बताना, उनसे सिर्फ पैसे चार्ज करने, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप मुझे बताइए कि प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68। तो पहला सेक्शन क्लियर हो गया। अभी मैं इसे एनालाइज कराऊंगी थोड़ी देर बाद। अब दूसरी चीज समझिए, जब भी कभी कोई कंपनी बनाई जाएगी तो उसमें 2 तरीके से रिक्वायरमेंट होंगी। एक तो वो जो पैसा लेकर आएंगे, एक तो वो जो, फिर से बोलिए क्या बोला, एक तो वो जो पैसा लेकर आएंगे और एक वो जो उस पैसे को मैनेज करेंगे। 2 बातें फिर से समझिए। पहला, एक तो वो जो पैसा लेकर
आएंगे और एक वो जो उस पैसे को डायरेक्शन देंगे, है ना, जो उसको क्या देंगे, डायरेक्शन। तो जो पैसा लेकर आते हैं उसे बोलते हैं मेंबर्स। क्या बोलते हैं उन्हें, मेंबर्स। और जो उस पैसे को डायरेक्शन देंगे उन्हें बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो जब भी कभी कोई कंपनी बनाओगे तो दो रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट से पूछोगे कि ये बताइए मेंबर कौन बनेगा और ये बताइए डायरेक्टर कौन बनेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब आप किसी की प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना किस कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, या इस कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए। तो दोनों सेक्शन मालूम होना चाहिए। तो इसका पहला सेक्शन है मेंबर का, सेक्शन नंबर 3। कौन सा सेक्शन है जरा बताइए, सेक्शन नंबर 3, जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए। क्लियर होगी बात। दूसरा बताइए क्या चेक करेंगे हम, दूसरा सेक्शन किसका चेक करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट, डायरेक्टर का, कि कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हमारे सामने आएगा बच्चों सेक्शन नंबर 149। कितने सेक्शन को रिलेट कर दिए हमने, पहला 268, दूसरा सेक्शन 3, तीसरा सेक्शन नंबर 149। अब 3 और 149 का करेक्शन क्या है, 3 कहता है कि मेंबर्स कितने चाहिए और 149 कहता है मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम कितने आदमी चाहिए, 2, और कितने डायरेक्टर चाहिए, 2। कॉमन हो गया दोनों। अब आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि भैया एक बात बताइए, जब कंपनी बनाओगे तो कंपनी की जगह तो फाइनल करनी पड़ेगी। क्यों बताइए, आप अपने क्लाइंट से पूछोगे किस जगह कंपनी बनाना चाहते हो, पर क्यों, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऑफिस पर जाके कुछ चीजें पूछ सकता है ना, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 12। क्या बताया मैंने जरा बताना, सेक्शन नंबर 12। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे कैच करते जाना, क्योंकि मैं एक ही चीज से आपको मल्टीपल चीजें अट्रैक्ट करूंगी। तो अब मुद्दा ये उठता है, सबसे पहली चीज, डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 2। मेंबर कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 3। आगे सुनो, जब भी कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, ध्यान देना मेरी बात पे, जब भी कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स बनाना बेहद जरूरी है। पहला MOA और दूसरा AOA। कितने डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने, फिर से बताओ, MOA और AOA। फिर से बोलो क्या क्या, MOA और AOA। अब यहां पे 4 चीजें हमारे सामने आ गई। 4 क्या क्या, पहला मेंबर्स, दूसरा डायरेक्टर्स, तीसरा MOA, चौथा, पांचवा कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर रखी जाएगी। ये लिस्ट तैयार करेंगे पूछने के लिए। तो मेरी बात सुनो, व्हाट डू मीन बाय द MOA। क्या MOA हर एक कंपनी का चाहिए? देखो मैं यहां जब प्राइवेट कंपनी में MOA पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक कंपनी के लिए भी वही रहेगा। MOA इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, डेफिनेशन नहीं, जो कंटेंट होते हैं वो दिए सेक्शन नंबर 4 में। किस पे दिए जरा बताना, सेक्शन नंबर 4। फिर से बताइए, जोर से बोलिए, और सेक्शन नंबर 4। अब इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि मेमोरी, कंपनी की मेमोरी किस फॉर्म में रखी जाएगी, रैंडम फॉर्म में। अभी मैंने आपसे बोला था कि कंपनी जब बनाएंगे तो कंपनी को चलाएगा कौन, बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे, कोई भी चला सकता है। तो क्या वो कंपनी के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, नहीं जानना चाहेंगे? तो उसकी एक मेमोरी एक डॉक्यूमेंट में सबमिट की जाएगी और उसको बोला जाएगा मेमोरेंडम। क्या बोला जाएगा जरा बताना, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज जस्ट लाइक जैसे कि इंसान की जन्म कुंडली होती है, ऐसे ही कंपनी का क्या होता है, मेमोरेंडम। पर मेमोरेंडम होता क्यों है? मेमोरेंडम इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होगा, लॉ से, तो डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। तो इसीलिए कंपनी की एग्जिस्टेंस चलेगी जन्म जन्म तक, तो उसकी पूरी कुंडली हमारे पास होने चाहिए। अच्छा बताओ, ये डॉक्यूमेंट कहां पर रखा जाएगा? जो चीजें लिखी हुई है ना, आप खुद ही आंसर दे दोगे अगर आपको पूरा लॉजिक क्रिएट करेंगे। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहां पर रखा होना चाहिए? कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे। लॉ में यही रखा है कि कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे होने चाहिए। अच्छा, कब तक होने चाहिए?
ये भी बात लॉ में लिखी हुई है कि जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के कहां पर होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पर होंगे। पर क्यों होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी को जब चलाएगा तो उसे कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, MOA का जो कंटेंट है वो कौन से सेक्शन में, 4 में। उसी के साथ दूसरा डॉक्यूमेंट भी जरूरी होता है, दैट इज टू बी AOA इज डिफाइंड, इज गिविंग, कंटेंट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 5। वाओ, इट मींस 4 के जस्ट पीछे ही क्या है, 5 है। और हमने बड़े मजे के लिए याद भी कर रखा है कि जहां जहां तू होगा, वाह वाह जरूर करना, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। बोलो वाह वाह, जोर से बोलना है, जोर से। जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा। तो अब बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, अब यहां पे ना इससे रिलेट करना है। आप सभी बच्चों ने क्लास 12th में एक पॉइंट पढ़ा होगा, एक्स लिमिटेड हैविंग इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या ये सुना है, ऑथराइज्ड कैपिटल? कितने बच्चों ने सुना है? क्लास 12 में वैसे भी तुमने 2 चैप्टर ही पढ़े हैं ज्यादा, एक शेयर कैपिटल, एक डिवेंचर। पूरे साल उसी में उलझे रहे हैं और प्रो राटा अलॉटमेंट आज तक समझ नहीं आया, कहां से आया कहां चला गया। तो बताइए, व्हाट यू मीन बाय द ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल किसे बोलते हैं? पढ़ के, अब तुम 12th पास हो ना सब, ऐसे नहीं 12th फेल सीधा CS करें, कोई स्कीम में चल रहे हो। हाँ, व्हाट यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? क्वेश्चन जब पढ़ते थे शेयर कैपिटल का तो उसमें लिखा रहता है एक्स लिमिटेड हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ दिस एंड इशूड कैपिटल दिस, ऐसा होता होगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? कंपनी ने ऑथोरिटी ली है कि फ्यूचर में वो इतनी कैपिटल इशू कर सकती है। और आपने फिर देखा होगा ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख, इशूड कैपिटल 10,000। क्वेश्चन में लिखा रहता था ना, कंपनी हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड इशूड कैपिटल 10,000, ऐसा आपने देखा जरूर होगा। तो अब हम यहां पे ये समझेंगे जो इशूड कैपिटल है ये किसका पार्ट होता है, ऑथराइज का। जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर करानी पड़ेगी। और कितनी रखनी है ये हम किससे पूछेंगे, अपने क्लाइंट से, कि ये बताइए सर ऑथराइज कैपिटल कितनी रखनी है। और ऑथराइज कैपिटल होगी कहां पे, मेमोरेंडम के अंदर। अब ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, वन इज अ MOA एंड सेकंड वन इज अ AOA। देखिए मैं बेस क्रिएट कर रही हूं, फिर कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। तो MOA का हमारा सेक्शन कौन सा होगा, 4, और AOA का सेक्शन कौन सा होगा, 5। MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक डीलिंग में काम आएगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी जरा सुनो, कभी भी रटने की जरूरत नहीं। एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी, कंटेंट याद हो जाए। किसी बच्चे को क्लास में याद है कंटेंट ऑफ MOA? कोई भी बच्चा हो क्लास में जिसे कंटेंट ऑफ MOA याद हो, याद है? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? नो। चलिए खैर, देखिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तू नाम वाम की चिंता मत कर, एक एक लाइन वाइज लाइन। तू नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। अब बिल्कुल धीरे धीरे, नाम वाम की चिंता मत कर इज अ नेम क्लॉज, ठीक है। दूसरा, उद्देश्य इज अ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर तेरे ऊपर मुसीबत आई इज अ लाइबिलिटी क्लॉज। पूंजी बोले तो कैपिटल क्लॉज, अकेला रहा तो नॉमिनेशन क्लॉज। ऑल क्लॉजेस आर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही हूं और मुझे रिप्लाई करना। क्या कंपनी का नाम बदला जा सकता है? सोच के बताना। क्या कंपनी का नाम चेंज हो सकता है? सारे बच्चे, क्या कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं? यस, लेकिन नेम चेंज करने के लिए हमें कहां पर बदलाव करना होगा? MOA में। तो जब MOA में नेम चेंज करेंगे उसे बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। क्या बोला जाता है? जोर से बोलो, अरे आवाज नहीं आई, ऑल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके सेक्शन कोरिलेट करते हैं क्योंकि इस चैप्टर के जस्ट बाद हमें वही सीखना है, ठीक है। तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, हमने अभी MOA का सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4,
ऑल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, ऑल्टर करना, चेंज करना, बदलाव करना, तो ऑल्टर को बदलाव की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं सेक्शन नंबर 13। कौन सा सेक्शन? आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। अब मैम आप जब से आई हो विद इन 30 मिनट्स मैंने कितने सारे सेक्शन का डिस्कशन किया, बिना सेक्शन के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने कौन सा सेक्शन बोला फिर से बताइए? 13। अच्छा ये बताइए, जब एक कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी 13 डेज बाद क्या की जाते हैं? इसका मतलब कोई बड़ा चेंज होना, कुछ गलत होना, कुछ बदलाव होना। तो 13 शब्द हमारे यहाँ पे तिगड़मबाजी का वर्ड होता है, मतलब अच्छा शब्द नहीं बोला जाता है, राइट। तो ये जो 13 है इसमें क्या किया जा रहा है? ऑल्ट्रेशन इन एमओए। आप ये बताइए एओए का ऑल्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा होगा? 14। क्यों? क्योंकि एमओए के जस्ट पीछे ही क्या रहता है? एओए। तो 13 के साथ दूसरा सेक्शन कौन सा हो जाएगा? 14। एमओए और एओए के बीच में बेसिक डिफरेंस बता रही हूं, अभी बाद में बहुत डीप में पढ़ेंगे। एमओए पब्लिक से डीलिंग में वर्क करता है, जैसे मुझे कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ये तमाम चीजें मैं तब देखूंगी जब कंपनी के साथ क्या करेंगे? डील। लेकिन कंपनी की मीटिंग कहां पर होगी, कंपनी की कैपिटल कैसे ट्रांसफर होती है, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन इज मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अब फिर से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मुझे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस सेक्शन बताइए। सबसे पहला सेक्शन हमें पता होना चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68, ठीक है, जिसका मैं एनालिसिस अभी स्टार्ट करने वाली हूं। उसी के साथ दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए सेक्शन नंबर 3, जिसमें क्या होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट सेक्शन हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 140। कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वन इज अ एमओए एंड सेकंड वन इज अ एओए। MOA is given in section number 4 and AOA in section number 5. In future, if there is a chances and there is a need of alteration, then section number 13 and the section number 14. Clear या all clear? अब देखिए इधर, यहां पे हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की और एनालिसिस करेंगे सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 68। सबसे पहली चीज, जब भी कभी आपको प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मैं आपको ऐसे पढ़ाई नहीं रही एज ए स्टूडेंट, मैं यही समझा रही हूं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी होती है, एक चेकलिस्ट, जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं अपने क्लाइंट के पास कि हमें क्या क्या डिटेल चाहिए। समझ में आई बात? तो हम बोलेंगे भाई आपको मेंबर किसे बनाना है उनका नाम भेजिए, डायरेक्टर किसे बनाना है उनका नाम भेजिए, कंपनी की कैपिटल कितनी रखनी है वो तो हमारा क्लाइंट बताएगा ना, हम थोड़ी बताएंगे, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह रखनी है ये बताइए, यस और नो। तो ये सारे क्या प्रिपेयर करते हैं? एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं एज पर सेक्शन, और वो चेकलिस्ट हम भेजते हैं अपने क्लाइंट के पास, और क्लाइंट वो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फीस पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, धीरे धीरे। सबसे पहली चीज, प्राइवेट कंपनी के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 के अंदर एक बात लिखी है कि अगर आपको खास पहचान करनी है कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कहां पर होती है जरा बताना? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 बड़ी कंडीशंस होते हैं, 3 मेजर कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्राइमा फेसिया अगर आपको डिफरेंशिएट करना है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, तो पब्लिक कंपनी का नाम होता है एक्स लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी लिखी जाती है एक्स पीवीटी लिमिटेड, और ओपीसी लिखी जाती है एक्स ओपीसी पीवीटी लिमिटेड। समझ में आई मेरी बात? और अगर कोई एनजीओ एनपीओ है तो उसके लास्ट में एनजीओ और एनपीओ लिखा रहता है। क्लियर या ऑल क्लियर? इतनी बात समझ रहे हो? चलो जी, अब स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन हम समझेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारे सामने स्क्रीन पे लिखी गई है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूं, तीनों कंडीशन आप कहां डालोगे, किस जगह मेंशन करनी है? While you preparing an article of association, these 3 conditions are mentioned in the article of association of a private company. आपको इसीलिए पढ़ाई जा रही है ये, इसलिए नहीं कि खाली एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना जरूरी है, लेकिन एग्जाम पास इसलिए किया जाता है बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड यू आर प्रिपेयरिंग दीज डॉक्यूमेंट्स। ड्राफ्टिंग आपके यहाँ 100 मार्क्स की पूरा पेपर है फाइनल में। व्हेन यू एंटर इनटू द प्रोफेशनल्स 100 मार्क्स पेपर,
बेसिकली जिसमें यही सिखाया जाता है। और आप ये मत समझिए कि फाइनल में आपको अलग से कुछ पढ़ना है, नहीं, आप जो यहां पर पढ़ोगे उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, नथिंग, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जरूर है, लेंथ वाइज थोड़ा लेंथी ज्यादा है, बट अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, आप यू फीलिंग सो रिलैक्स्ड व्हेन यू एंटर इनटू द प्रोफेशनल, यू फीलिंग सो मोटिवेटेड, यू फीलिंग लेस बर्डन। एक बार एग्जीक्यूटिव क्रॉस कर दिया, एग्जीक्यूटिव इज द मोस्ट टफेस्ट लेवल इन सीएस। एग्जी क्लियर, 90% सीएस क्लियर। ऑलमोस्ट जो तादाद होती है सीएस छोड़ने की वो एग्जी ही होती है। प्रोफेशनल में रेयरली कोई स्टूडेंट छोड़ता है। लेकिन आपको दूसरी तरफ एक बात और बताती हूं, आप सीए में कभी कंपैरिजन करना, सीए में जनरली फाइनल छोड़े हुए मिलेंगे आपको, कि इंटर पास है लेकिन फाइनल पास नहीं हुआ। सीएस में आपको ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे जो फाइनल पास नहीं है, इंटर पास है लेकिन फाइनल पास नहीं है। बहुत रेयरली आपको ऐसा स्टूडेंट कोई नजर आएगा। शायद इतनी बड़ी आपकी एज होगी, आपने कोई आपको टकराया ऐसा कि सीएस क्वालिफाई नहीं है, या तो सीएस एग्जी नहीं है, या फिर सीएस है ही नहीं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जो सीएस फाइनल में हो और वो उसने सीएस के एग्जाम ना दियो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाता है। सीए के फाइनल में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कई सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि उनका ट्रेनिंग का करिकुलम बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टाइम बहुत ज्यादा है। उसके बाद वहां के जो पेपर है वो थोड़े अलग तरीके के। हमारे यहाँ पे सारे पेपर लॉ बेस्ड है, उनके पूरे पेपर्स प्रैक्टिकल है और उसमें बहुत टाइम लगता है स्टडी करने में। तो कई सारी एज भी हो जाती है बच्चे की, एज का प्रेशर आता है, क्योंकि बीच में 2.5-3 साल तो ट्रेनिंग में ही चले जाते हैं, और वो कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करते हैं तो बिल्कुल जॉब जैसी फीलिंग आती है। फिर उसके बाद पढ़ाई का पूरा टच खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे मैनेज कर भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मैनेज नहीं कर पाते। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आप अगर एग्जीक्यूटिव अच्छे से पास कर लेते हो तो आपके लिए फिर दिल्ली दूर नहीं है, यू कैन इजिली क्वालिफाई सीएस। अब यहां पे हमने कहा कि व्हेन यू प्रिपेयरिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन 3 कंडीशंस आर मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको 3 कंडीशन मेंशन करनी पड़ेंगी, कहां पर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। पहली कंडीशन बच्चों ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। लेकिन उसमें भी उससे पहला पॉइंट जरा समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट्रिक्शन? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है? किसी बच्चे को आइडिया हो? व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट्रिक्शन? ओके, एनीबडी? पीछे आगे कोई? हाँ जी, आप रोक लगाना। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोहिबिशन? पूर्ण रोक लगाना। हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूं, आप ध्यान से सुनना। जब कभी भी आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, तो जब मेट्रो में ट्रेवल करते हो तो वहां पर लिखा रहता है स्पीडिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, आप नोटिस करना, आज मेट्रो से ट्रेवल करो तो वहां पे लिखा रहता है स्पीडिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब स्पीड करना पूरे तरीके से क्या है? पूरे तरीके से बैन है। ओके, लेकिन आप उसी मेट्रो में ट्रेवल करना, आपको कुछ रूम्स नजर आएंगे तो उनके बाहर लिखा रहता है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। इट मींस व्हाट? क्या उस गेट के अंदर कोई जाता ही नहीं है? क्या उस गेट के अंदर जाना पूरे तरीके से बैन है या जा सकते हैं? दोनों में अंतर बताइए। देखो, एक बात तो यह है कि जब हमने लिखा एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, तो इट मींस हम ये बात समझ गए कि एंट्री तो है लेकिन डीएमआर से स्टाफ की है, आम आदमी नहीं जा सकता। लेकिन आम आदमी की आदत होती है, जहां लिखा हो यहां जाना मना है तो वहां जरूर जाके देखेगा, कुछ तो होगा भाई इसमें जो मुझे नहीं जाने दे रहे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ लिखा रहता है एंट्री स्पीडिंग इज प्रोहिबिटेड, तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड वर्ड क्यों नहीं लिखा कि यू आर स्पीड सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, यू आर स्पीड आउटसाइड द मेट्रो स्टेशन, यू आर स्पीड गेट, आप शीशा तोड़ो बाहर थूको? क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया। क्या डीएमआरसी का स्टाफ स्पीड कर सकता है? क्या छोटा बच्चा स्पीड कर सकता है? नहीं, बैन है पूरे तरीके से। तो इसीलिए वहां शब्द यूज किया प्रोहिबिशन।
जहां लॉ मेकर को अलाउड करना होता है वहां वर्ड यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन, और जहां पूरे तरीके से बैन करना होता है वहां वर्ड यूज करते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, अब मैं आपकी बात में आपको ही फंसाऊंगी थोड़ी देर बाद। आप इस बात से सहमत हो गए हो फुल्ली कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और प्रोहिबिशन का मतलब है कंप्लीटली बैन। ठीक है, अब यहां पे मुझे ये बताइए, पहले पॉइंट में लिखा है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। इट मींस यहां पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है शेयर्स के ट्रांसफर करने पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यहां खाली शेयर्स लिखा है, डिबेंचर्स भी लिखा है? शेयर्स लिखा है। अब इससे सेकंड वाली लाइन पे चलते हैं। सेकंड वाली लाइन में आपको नजर आएगा लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200। जो मेंबर्स की लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी? 200। हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर। और तीसरी लाइन में चलते हैं। तीसरी लाइन में शब्द यूज होगा सिक्योरिटीज। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? सिक्योरिटीज। और क्या वर्ड यूज किया है? प्रोहिबिशन। इट मींस कंप्लीटली बैन। तो जो बैन किया है वो किसको किया है? सिक्योरिटीज को। क्या करने से? इनवाइट या फिर सब्सक्राइब। किससे? पब्लिक से। अब यहां पे हम एक एक पॉइंट को एनालाइज करेंगे। पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड सिक्योरिटीज। ऊपर वर्ड यूज किया शेयर और नीचे वर्ड यूज किया सिक्योरिटीज, तो दोनों में अंतर क्या है? बच्चों, सिक्योरिटी शब्द डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H ऑफ SCRA एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA एक्ट में सिक्योरिटीज वर्ड को डिफाइन किया गया है, और आप ग्रुप 2 में वो चैप्टर पढ़ोगे। मैं बता देती हूं उसका मतलब क्या है। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, एनी अदर यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब वो बड़ी परिभाषा है, उसमें शेयर भी आता है, उसमें डिवेंचर भी आता है, उसमें अदर यूनिट्स भी आते हैं, कुछ इस तरीके से। 2 मिनट के लिए समझते हैं। आप सभी बच्चे इंडियन हैं? कोई ऐसा बच्चा जो यूके, यूएसए, कनाडा, हिंदी समझते हो? बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके यहाँ पे इस तरीके का इनविटेशन कार्ड आता है जिसमें लिखा हुआ होता है सिर्फ आपके फादर का नाम, ओनली फादर्स नेम। और कभी कभी इनविटेशन कार्ड आता है कि बड़े का किसी का नाम लिखा होगा, लाइक आपके ग्रैंडफादर का, और उसके नीचे लिखा होगा विद फैमिली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? अच्छा पहले बताओ, ये ऐसा कितने बच्चों ने देखा है? बहुत कम बच्चों, काफी बच्चों ने देखा। चलिए अभी तो मैं ये एग्जाम्पल दे सकती हूं, लेकिन आने वाले टाइम में अगले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर ये एग्जाम्पल किसी को नहीं पता होगा। बताइए क्यों? क्योंकि बच्चों पहले फैमिली का मतलब होता था 20 लोग। ठीक है, पहले फैमिली मीन्स 20 मेंबर्स ऑफ ग्रैंडफादर, चाइल्ड्स एंड ग्रैंड चाइल्ड्स एंड ऑल दैट। आप समझिए, लॉजिक समझिए। अब फैमिली का मतलब होता है देयर आर 2 पर्सन्स, हस्बैंड एंड वाइफ एंड अ चाइल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर विद फैमिली लिख भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फैमिली में 1 या 2 ही मेंबर्स हैं। ओके, बट पहले फैमिली का मतलब था 25 लोग। अब मान के चलिए आपने 4 घर में विद फैमिली लिख दिया तो 100 लोग तो वही हो गए। तो सोच समझ के विद फैमिली लिखा जाता था। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जहां लिखा है विद फैमिली इट मींस सब कवर है, और जहां लिखा है नेम तो वहां पे सिर्फ वही कवर है। ऐसी लॉ मेकर ने लिखा। जहां लॉ मेकर वर्ड यूज करेगा सिक्योरिटीज तो उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, वो बस एक शब्द लिख देगा। क्या ऐसे थोड़ी ना विद फैमिली में लिखते हैं चरण सिंह, करण सिंह, पूरण सिंह, उनका बड़ा लड़का, लड़के का लड़का, फिर उनकी पत्नी, फिर उनका बच्चा, बच्चे का बच्चा, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? विद फैमिली। तो यहां पे भी लॉ मेकर जस्ट ऐसे लिखता है। जब भी लॉ में कहीं वर्ड यूज हो सिक्योरिटीज क्लियरली समझ लेना, इट कवर्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स इशूड बाय एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, चलो जी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यहां पे ऊपर आप देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि राइट पर। देखो फिर से समझना, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप इस पे अगर गौर फरमाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, तो इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो ट्रांसफर पे नहीं लगाई,
ना ना, समझो बात को, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। शेयर्स के ये देखिए राइट पर लगाई है, अधिकार पर लगाई है। कौन से अधिकार पर? ट्रांसफर करने के। तो आप ये मत समझो कि ट्रांसफर को रोका है, ट्रांसफर को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि कंपनी की फीचर होती है ट्रांसफरेबिलिटी। अगर आपने ट्रांसफर पर रोक लगा दी तो वो कंपनी नहीं है भाई। कंपनी फॉर्म में बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने कंपनी को पैसा दिया तो हमारा पैसा ब्लॉक। पार्टनरशिप फॉर्म में यही तो होता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगा देते तो इट्स नॉट इजी टास्क टू ट्रांसफर द मनी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यस और नो। लेकिन कंपनी में मन से पैसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि शेयर्स हैं, आज खरीदे कल बेच सकते हैं। बट प्राइवेट कंपनी में इस अधिकार के ऊपर रोक लगाई है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रांसफर शेयर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या वर्ड यूज किया? रेस्ट्रिक्शन। क्या वर्ड यूज किया? जल्दी बताइए। रेस्ट्रिक्शन। अब देखो सुनो, नीचे जरा वर्ड देखना, प्रोहिबिशन, एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट सिक्योरिटी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इन्होंने सिक्योरिटीज को इशू करने से बैन किया है। अगर थर्ड लाइन में देखो तो सिक्योरिटीज इशू करने से क्या कर चुके हैं? इन्होंने तो बैन कर दिया है। क्या शेयर्स को इशू करने से भी बैन कर दिया? रिप्लाई करते जाओ। क्या शेयर्स बैन है? सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया, बैन किया है? कैसे कह सकते हो आप नहीं किया? बैन है या नहीं है? बैन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब इन्होंने बैन ही कर दिया, जब शेयर्स इशू ही नहीं होंगे, जब शेयर्स इशू ही नहीं होंगे तो ट्रांसफर से कहां की बात आई? मिंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? हमने कहा जब शेयर्स इशू ही नहीं होंगे तो ट्रांसफर की बात कहां से आई? खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ दिमाग चलाना है पूरे जोरों से। देखिए यहां पे समझने वाली बात यह है कि इन्होंने पब्लिक से मना किया है कि आप पब्लिक से इशू नहीं कर सकते, बट प्राइवेट पर्सन से इशू कर सकते हो। क्या वर्ड यूज किया जरा देखना यहां पे। यहां वर्ड यूज किया गया है बच्चों पब्लिक, ठीक है। इट मींस प्राइवेटली आप सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, लेकिन पब्लिक से इशू नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी चाहकर भी पब्लिक से सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती है। क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखो इधर ऊपर कहते हैं लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर? मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या किसी के पास कोई आइडिया है? नहीं है। ओके, मेंबर किसे बोलते हैं? जो कंपनी में ना और बताइए कोई बच्चा। मेंबर सुनो, देखिए मेंबर का मतलब होता है कंपनी ने एक रजिस्टर बनाती है, उस रजिस्टर में जिस भी शेयर होल्डर का नाम लिखा जाता है वो मेंबर कहलाता है। अगर ध्यान दे सेक्शन 3 पे, तो मैंने आपसे क्या बोला था? मेंबर्स वर्ड यूज किया था ना। तो जो कंपनी होती है वो एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें नाम लिखा जाता है, जिसका नाम उस रजिस्टर के अंदर होता है वो मेंबर होता है। कंपनी जितने भी राइट्स देती है वो शेयर होल्डर को नहीं देती, वो मेंबर को देती है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जहां पे शेयर्स नहीं होते, खाली अमाउंट दी जाती है गारंटी के रूप में और मेंबर बन जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? इट मींस ऐसे कंपनी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या बोलते हैं फिर से बताइए? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां अमाउंट दी जाती है और गारंटी ली जाती है। तो क्या ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे? नहीं होंगे, मेंबर्स होंगे खाली। तो इट मींस मैं कह सकती हूं कि शेयर होल्डर मेंबर हो सकता है, लेकिन मेंबर, हर मेंबर शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। जिसका नाम रजिस्टर में एंटर हो जाता है दैट पर्सन बिकम्स अ मेंबर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मेंबर है कंपनी के और वो शेयर होल्डर भी है और उनकी डेथ हो जाती है,
तो उनके सारे शेयर उनके बच्चों के पास चले गए। तो जो बच्चे हैं वो शेयर होल्डर तो बन चुके हैं, लेकिन कब तक? जब तक कंपनी उनका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं करती है तब तक वो मेंबर नहीं है। क्या डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर। दिस इज नॉट अ वेरी लोअर लेवल, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ दिस कोर्स। ये लेवल कोर्स का सबसे हाई है, आप ये समझिए। यहां पे जो बच्चा एंटर ले रहा है वो एक दो धारी तलवार की तरह काम करेगा। अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। यू आर ऑन द टॉप एंड पीक ऑफ योर लाइफ। और अगर क्वालिफाई नहीं होते तो बहुत डाउन में चले जाते हैं। और ऐसा अगर आपके 40% भी नंबर है ना, मेरी बात सुन लेना मैं क्या कह रही हूं, आपके 33% भी नंबर है ना अगर क्लास 12 में, आप पास हो ना बस, तो आप सीएस बन सकते हो। इसके लिए अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो है सीने में आग लगाना। बस अगर आपके अंदर से ये चीज है तो ये कोर्स पूरा होगा, अदरवाइज पूरा नहीं होगा। बस ये चीज है कि मुझे मेरे पास देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सेप्ट दिस एंड यू आर एंजॉइंग एवरी लेक्चर। आप अगर हर लेक्चर को खूबसूरती से एंजॉय करोगे तो ये बात पक्की है कि आप सीएस जरूर बनोगे, जरूर। और फेल होने का सबसे पहला सिम्टम होता है इरेगुलरिटी इन क्लास। किसी भी बड़े उद्देश्य को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। आप एक दिन में 20 घंटे पढ़ते हो और अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते, बेकार है। आप लगातार पढ़ते हो, चाहे रोज 2 घंटे पढ़ते हो, वो सक्सेस की ओर जाते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात। हमने कहा लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर इज 200, लेकिन इसकी 3 कंडीशन है, तीनों को बड़े ही ध्यान से समझना। और वो 3 कंडीशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्राइवेट कंपनी में बोला कि आपकी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉय है, और आप उसे शेयर्स दे देते हो तो वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। पर क्यों नहीं होगा? अगर हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च की बात करें तो वो क्या कहती है कि अगर किसी भी संस्था को बहुत आगे जाना है तो वो तभी आगे जा सकती है जब उसके एम्प्लॉयज साथ दें। अब मैं आपके सामने एक बात बोलूंगी। हमारी कंपनी है और आप सब उसमें एम्प्लॉय हो। मैंने कहा कंपनी को आज ही एक नया प्रोजेक्ट मिला है एंड ये प्रोजेक्ट हमें 10 दिन में कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको ओवर टाइम करना होगा, आपको सारी रात यहां पे काम करना होगा क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब आपके लिए ये कैसा लगेगा? यू आर फीलिंग सो बर्डन, यार क्या है यार, नया काम आ गया है, बड़ा ही दिमाग खराब है। लेकिन आगे सुनिए, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट होगा, उसमें से 5% आपको भी मिलेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, जिस कंपनी के आप एम्प्लॉय हो उसमें आपकी हिस्सेदारी है। अगर कंपनी की तरक्की होगी तो आपकी भी तरक्की होगी। अब हमने क्या कहा, एक नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है और हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है। इट मींस आप लॉजिक समझिए कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स को, जो एम्प्लॉय है, उनको जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कंपनी को लेना नहीं होता। उसका तात्पर्य होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहती है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर कभी भी कंपनी एम्प्लॉयज को शेयर इशू करेगी तो उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। पर क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उनसे ऑब्जेक्टिव फंड रेज करना नहीं है। अगर एम्प्लॉयज को भी 200 की लिमिट में हम डाल देते तो प्राइवेट कंपनी पैसे ही नहीं इकट्ठे कर पाती मेंबर्स से, क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाती और वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर पाती। क्योंकि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, इस वजह से ये लिमिट क्या की गई है बच्चों? एक्सक्लूड की गई है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? अब दूसरा सुनिए। मान के चलिए हमने कहा क्लास में जो बच्ची है, मैं ऐसी इनका नाम प्यार से रख रही हूं, मुझे नाम नहीं पता, मैंने कहा जी क्लास में जो बच्ची है चाहत, चाहत को छोड़कर सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या चाहत भी क्लास का पार्ट है?
क्या चाहत भी इसी क्लास में आती है? और अगर मैं बोलूं कि सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना होगा क्या चाहत भी चली जाएगी? अब सुनो, अब मैं क्या बोल रही हूं। द लिमिट ऑफ 200 इज एप्लीकेबल टू एवरी प्राइवेट कंपनी। तो क्या ओपीसी की भी यही लिमिट है? सोच के बताओ। आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ओपीसी भी क्या है? इसीलिए लॉ मेकर ने कहा कि ओपीसी को छोड़कर ये लिमिट 200 है। तो किसे एक्सक्लूड किया, जरा बताना? ओपीसी। तो कहते हैं एक्सेप्ट ओपीसी। क्या बोला मैंने, जरा बताना? एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी को छोड़कर ये लिमिट रहेगी। दो बातें समझ में आ गई? क्या क्या पहले बताओ कि अगर कोई कंपनी के एम्प्लॉय है, प्रेजेंट या पास्ट, और शेयर होल्डर है, तो इस लिमिट से उनको क्या किया जाएगा बच्चों? एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके। दूसरी मैंने कहा दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी। एंड तीसरी कंडीशन सुनना, अगर कोई ज्वाइंट में शेयर होल्ड करेगा, ज्वाइंटली शेयर होल्ड करेगा, तो उसको एक मेंबर ट्रीट किया जाएगा। क्या बोला, फिर से बताइए कि अगर कोई ज्वाइंट में शेयर होल्ड करेगा तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? सिंगल मेंबर। तीन कंडीशंस हैं किसके लिए? 200 की। पहली, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर्स शैल बी एक्सक्लूडेड। एक बात समझ में आई? दूसरी, दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी एंड जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। ठीक। अब उसी के साथ साथ तीसरी कंडीशन हमारे सामने बिल्कुल साफ लिखी हुई है, प्रोहिबिशन एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। इट मींस यहां पे इन्होंने पूरे तरीके से प्राइवेट कंपनी को क्या किया है? बैन किया है कि वो इन्विटेशन देके सिक्योरिटीज क्या नहीं कर सकती? सब्सक्राइब नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपसे यहां पे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगी और देखती हूं कितने बच्चे आंसर करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा शेयर होल्डर हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं? मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे। क्या ये एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, एम्प्लॉयज को मिला के। प्राइमा फेसिया नहीं बोलना, वो बात अलग है। हम उन्हें क्या करते हैं? एक्सक्लूड। तो इसका मतलब 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, अगली क्लास में कराऊंगी आपको मैं। ठीक है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देते हैं, एक्स प्राइवेट लिमिटेड हैविंग 230 मेंबर्स, है ना, एंड दिस, या कोई भी पब्लिक कंपनी है उसको कन्वर्ट करना है प्राइवेट में, इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। तो अब मेरी बात सुनो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 200 ही होते हैं, आप ये बोलोगे 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को उसमें कवर नहीं किया जाता। एक बात समझ में आ गई? दूसरा, क्या ये वाली लिमिट जो है 200 की, ये डिबेंचर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी? सोच के बताओ। मतलब ये सब चीजें ना माइंड पे थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। क्या ये वाली जो लिमिट है, ये आपके, क्या ये वाली लिमिट आपके डिबेंचर, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स पर भी एप्लीकेबल होगी? सोच के बताइए। हाँ जी बताओ। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लाइन में क्या लिखा है? लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। फिर से बताओ क्या लिखा है? आपको इंटरप्रिटेशन, आपको ना चीजों को कंसिडर करना है। साफ लिखा हुआ तो है, द लिमिट ऑफ इट्स मेंबर्स इज 200। इसका मतलब लिमिट किसके ऊपर लागू होती है? मेंबर्स के ऊपर, डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर लागू नहीं होती है। क्लियर या और क्लियर? समझ में आया यहां तक मैंने क्या समझाया? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या एक प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करके फंड रेज कर सकती है? सोच के आंसर देना है। अब यहां पे वो वाली कहानी हो जाएगी, चिड़िया उड़, पहले भी उड़ी चिड़िया, दोबारा भी चिड़िया उड़ाएंगे, ठीक है, और दोबारा हमने भैंस उड़ा दी। मैंने बोला भैंस, आपने कहा जी उड़। हाँ जी बताइए, क्या डिबेंचर्स जो है प्राइवेट कंपनी पब्लिक से इशू करके फंड रेज कर सकते हैं, इनवाइट करके? बताइए कितने बच्चे कहते हैं कर सकते हैं? अपने मन के सुनने हैं,
मन की बात है ये, मोदी जी भी मन की बात करते हैं। हाँ बताइए, अपने मन से बताओ सोच के, क्या प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करके फंड रेज कर सकती है? कदापि नहीं, अनर्थ हो जाएगा भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि वर्ड साफ साफ लिखा है, प्रोहिबिशन टू इन्विटेशन एंड सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, है ना। सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर एंड डिबेंचर्स होल्डर। क्लियर या ऑल क्लियर? तो आगे देखिए बच्चों क्या लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। और क्लैरिफिकेशन में बोला द लिमिट ऑफ 200 अप्लाइज टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, डू नॉट नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर। अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू डिबेंचर टू एनी नंबर ऑफ पीपल, any number of people, but provided no public invitation, लेकिन इन्विटेशन देके सब्सक्राइब नहीं कर सकती। पता है ये एग्जाम का क्वेश्चन था। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे जहां से हम पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है पेपर में पता नहीं क्या आएगा, तो वो सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते नहीं है, वो टफ चीजें पढ़ते हैं, और टफ जगह से कभी पेपर नहीं आता। कभी भी 2 दिन पढ़ के पेपर पास नहीं हो सकता है। और जब से ये रिवीजन सेशंस स्टार्ट हुए तब से फेल होने की तादाद ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि उम्मीद भी दुनिया कायम होती है। अब सोचते हैं लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो जाएगा तो हम पास हो जाएंगे। भाई कुछ नहीं होता, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे, जब तक चीजों को नहीं समझोगे। आपको 97% में नहीं जाना, आपको 3% में आना है, तो आपका सोचने का दायरा भी अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता होगा 100 में से कम 8%, 9% ही बच्चा पास होता है, बाकी का फेल होता है। तो जो फेल हो रहा है अगर उसी की तरह सोचोगे तो आप भी फेल होगे। सोचना डिफरेंट तरीके से होगा, और अपने बिना कभी कोई चीज क्लियर नहीं होती जब तक सेल्फ एफर्ट्स नहीं होंगे। आप ये ध्यान रखना, आप जरूरी नहीं मेरे पास पढ़ो, आप किसी के पास भी पढ़ो, कोई भी टीचर पढ़ाए, जब तक बच्चे के सेल्फ एफर्ट्स नहीं होंगे बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। आप ये ध्यान देना। जब अगर हम अपनी भी बात करें, हमारे पास अगर गुड गाइडेंस नहीं थी तो हमें पता था कि सेल्फ एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आपके पास फैकल्टीज तो हैं, एक टाइम ऐसा होता था जहां फैकल्टीज ही नहीं पता है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी सफर करते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज फैकल्टी कौन सी आएगी और कल आएगी भी या नहीं, शायद कोई नई फैकल्टी आ सकती है। वहां शफल और चेंज ही होते रहते हैं। तो इट्स बेटर यू हैव टू स्टेगनेंट एंड कॉन्टिन्यूस। मेन चीज मैंने यही कहा कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लगातार मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा मत करो, लगातार करो, वो ज्यादा ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे सुनते हैं। मैंने आपसे कहा था देयर आर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वन इज अ एओए एंड सेकंड वन इज अ एमओए। कंडीशन एमओए के अंदर होती है या एओए के अंदर होती है? एओए के अंदर। कंडीशन एमओए के अंदर मेंशन नहीं होती, कंडीशन होती है आपकी एओए के अंदर। तो देखो 3 कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शन, और दूसरी क्या थी? लिमिटेशन, और तीसरी कंडीशन क्या थी? प्रोहिबिशन। मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा बताइए, क्या कंपनी के आर्टिकल को ऑल्टर कर सकते हैं? बताइए, क्या कंपनी के आर्टिकल को ऑल्टर कर सकते हैं? सेक्शन कौन सा होगा? वाओ ब्यूटीफुल, सेक्शन होगा 14। क्या कंपनी के एमओए के ऑल्टर कर सकते हैं? सेक्शन कौन सा होगा? 13। दोनों सेक्शन समझ में आ गए, वन इज अ 13 एंड सेकेंड वन इज अ 14। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। और थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर हमें प्राइवेट कंपनी को चेंज करना है और पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप, ये तीनों कंडीशन हटानी पड़ेंगी। कहां से हटाओगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये तीनों कंडीशन जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हम डिलीट करेंगे तो तब जाके हमारी कंपनी किस में कन्वर्ट होगी? पब्लिक। और ऑल्टर, इसे क्या बोलते हैं? पूरे प्रोविजन को ऑल्टरेशन। कौन से सेक्शन के तहत ऑल्टर करोगे? एज पर सेक्शन नंबर 14। ठीक है बेटा, आगे नेमिंग रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी 3 मैंने आपको समझा ही दिया। सेक्शन 3 क्या कहता है? बड़ा सिंपल है। सेक्शन 3 और 149। सेक्शन 3 के तहत कंपनी में कम से कम 2 पर्सन्स क्या होने चाहिए? मेंबर्स, मिनिमम मेंबर। और 149 में एटलीस्ट कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 directors. That is to be mentioned in section number 149. These are the examples of a private company. Flipkart है, Ola Automatic Engineering है, CaratLane है, Zomato है, Make My Trip है. These all are the examples of a private company. Sections applicability
अभी सारे सेक्शन में एक साथ इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि एक साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बट हाँ स्टार्टिंग सेक्शन हम समझ सकते हैं। पहला दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68, दूसरा सेक्शन 3 क्लॉज 1, सेक्शन नंबर 12 जिसमें क्या होती है कंपनी की अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगी, किस जगह मेंशन होता है कंपनी के, कौन से डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है? वाओ, वेरी गुड। उसी के साथ ऑल्ट्रेशन 13, 14 है ना, और 149, ठीक है बच्चों। बाकी ये सारे सेक्शन एक साथ हम एक साथ कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ सेक्शंस कोरिलेट कर रही हूं, आप बोल रहे होंगे मैम आप सेक्शन ही सेक्शन पढ़ा रही हो। सेक्शन भैया तुम्हें सेक्शन ही सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है, और याद भी करने हैं। अब देखो एक सीरीज में कुछ सेक्शंस बता रही हूं, उनको ध्यान देना। सेक्शन 1 जो होता है कंपनी एक्ट का, वो एप्लीकेबिलिटी बताता है। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस होती हैं। सेक्शन 3 के अंदर मिनिमम मेंबर्स हैं। सेक्शन 4 के अंदर एमओए है। सेक्शन 5 के अंदर एओए है। सेक्शन 6 ने एक बात बोली है कि मेरा ना ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब मेरे से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो कंपनी एक्ट के रिक्वायरमेंट के तहत होना चाहिए। ये बात किसने बोली है? सेक्शन 6 ने। सेक्शन 6 कहता है जी आग लगा दूंगा कि क्यों, कि अगर तुमने मुझे ओवरराइड किया ना किसी भी डॉक्यूमेंट में, चाहे वो एमओए हो, चाहे वो एओए हो, चाहे कोई मिनट्स हो, चाहे एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, आपको किसके तहत प्रिपेयर करना है? एज पर सेक्शन नंबर 6। अगर नहीं किया तो वॉइड हो जाएगा वो। ये भी सीएस को ध्यान रखना पड़ता है। सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी एक बार बन जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए चलती है। 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। तो सेक्शन नंबर कौन सा हो गया? 7। गॉट इट। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, दैट इज सेक्शन नंबर 8। बोले तो स्वर्ग का गेट। तो ये होती है एनपीओ एंड एनजीओ। 9, 10, 11 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। 12 आपको पता है, 13 आपको पता है और 14 आपको पता है। 12 में क्या होती है? कंपनी की अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 में ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। 14 में ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए। हाउ मेनी सेक्शंस यू आर कोरिलेट इन दिस क्लास? नंबर 1 सेक्शन 2 क्लॉज 68, नंबर 2 सेक्शन नंबर 3, नंबर 3 सेक्शन 149, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14। ठीक है बेटा, एज पर सेक्शन ही कमांड करनी होगी। लास्ट क्लास में भी सेक्शन कोरिलेशंस ही रहेंगे। अब ये बताइए क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? लाइव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ?